हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास में एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। बातें हम लोगों की चल रही हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके फंक्शनल डेरिवेटिव्स पर। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 फंक्शनल डेरिवेटिव्स हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं: एसिल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड। तो अमाइड्स को छोड़ करके बाकी 3 पर तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोगों ने एसिल क्लोराइड्स को समझ लिया है, हम लोगों ने एनहाइड्राइड्स पर बातें कर ली हैं, हम लोग एस्टर्स को भी अब जानते हैं और समझते हैं। आज के क्लास में हम लोग अमाइड्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अपने पुराने डिस्कशन से हम इतना तो जानते ही हैं कि अमाइड्स का जो जनरल स्ट्रक्चर है दैट इज RCONH2। आर का मतलब कोई अल्किल ग्रुप या कोई, जैसे एक छोटा मोटा कार्बन चेन बना लो और उसके साथ ये अमाइड ग्रुप जोड़ दो। इसका नाम लिखना चाहोगे तो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स की चेन है। सो ब्यूट प्लस सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं एन, और अमाइड ग्रुप के लिए अमाइड ही लगाते हैं। सो अमाइड, इन सबको एक साथ मिला दोगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। और इसी तरह से अगर 5 कार्बन एटम्स की चेन रही होती तो हमने नाम दिया होता पेंटेनामाइड। और ध्यान देना, पेंटेनामाइड इसको हम लोग नाम देते हैं। और ध्यान ये देना है कि हमेशा इस कार्बन को पहला कार्बन ही बनाते हैं, तो पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1 पेंटेनामाइड या 2 पेंटेनामाइड। जस्ट मोमेंट, ये माउस के बहुत सारे साइडोज दिख रहे हैं, हमको उसको सही कर लेने दो। माउस सेटिंग, एडिशनल ऑप्शंस, पॉइंटर ऑप्शंस, नो, ओके। सो 4 कार्बन एटम्स की चेन थी ब्यूटेनामाइड, 5 कार्बन एटम्स की चेन है पेंटेनामाइड। और हमेशा इस कार्बन को, अगर ओपन चेन कंपाउंड्स का नाम लिख रहे हैं, कोई बहुत आड़ा टेढ़ा सिचुएशन नहीं है, सिंपल सिचुएशन की एक कार्बन चेन और उसमें एक अमाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हमेशा पहला कार्बन बनाते हैं। तो पेंटेन 1 अमाइड या पेंटेन 2 अमाइड जैसा लिखने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ती है। तो अगर कभी कार्बन चेन, ये सारी बातें हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में करी हुई हैं, तो कोई ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पर बताने की, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातें हम कर ले रहे हैं अपनी तरफ से, नहीं तो हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। लगता है कि तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, पता नहीं तुम करोगे कि नहीं करोगे। तो ये पहला कार्बन देखो, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां, 6 कार्बन की चेन हो गई। तो ये हो गया हेक्सेनामाइड। और इसको पहला कार्बन बनाने के चक्कर में ये इधर 2-3 कार्बन छूट गए, तो अब ये साइड चेन या एल्किल ग्रुप। तो 1 2 3 कार्बन एटम्स की साइड चेन है, सो कहोगे प्रोपाइल ग्रुप। और ये मेन कार्बन चेन के साथ सेकेंड कार्बन पर कनेक्टेड है, तो 2 प्रोपाइल। ठीक, यादें ताजा हो गई ना। 2 प्रोपाइल हेक्सेनामाइड। इस वे में अमाइड्स हैं, ये हम लोगों ने जो अमाइड्स देखे हैं अभी, इन सब को हम कहते हैं कि ये प्राइमरी अमाइड्स हैं। यहां से इस हाइड्रोजन को हटा दो, से RCONH2, 2 हाइड्रोजन है ना। तो चलो एक हाइड्रोजन को हटा दो, हाइड्रोजन को हटाकर इसके बदले में कोई अल्किल ग्रुप लगा दो। जैसे हम लोगों ने लगा दिया कुछ R', तो हम बोलेंगे ये सेकेंडरी अमाइड है। इस वाले हाइड्रोजन को भी हटा दो और उसके बदले में भी कोई अल्किल ग्रुप या कोई कार्बन चेन जैसा कुछ लगा दो।
कुछ एल्किल ग्रुप या कुछ कार्बन चेन के जैसा कुछ लगा दोगे, डबल डैश, तो अब इसे तुम कहते हो टर्शियरी एमाइड्स। सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइड्स के नाम पर भी एक एक एग्जाम्पल तो हम लोगों को ले ही लेना चाहिए। जैसे अगर सीधा साधा केस हो तो ये तो फिलहाल एक प्राइमरी एमाइड ही है, 5 कार्बन एटम्स की चेन है और हम लोग इसे बोल देंगे ये हुआ पेंटेनामाइड। और अब क्या करो, 5 कार्बन एटम्स की जो ये चेन है, इस चेन में से एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास से एक हाइड्रोजन को हटा दो और उसके बदले में एक मिथाइल ग्रुप लगा दो। तो तुम बोलोगे एन मिथाइल, कैपिटल एन लिखोगे, एन मिथाइल पेंटेनामाइड। करता है कि मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पर लगा। मान लो यहां पर भी कुछ लगा दिया जाए, जैसे इथाइल लगा दिया जाए, तो नाइट्रोजन पर एक मिथाइल, नाइट्रोजन पर एक इथाइल। अब लिखोगे एन इथाइल एन मिथाइल पेंटेनामाइड। इथाइल और मिथाइल को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं तो अपने आप ई पहले हो गया है, एम बाद में हो गया है। हम लोगों का लक अच्छा था कि हम लोगों ने वैसा ही लिखते चले गए। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पहले इथाइल फिर बाद में मिथाइल, तो एन इथाइल एन मिथाइल पेंटेनामाइड। तो इस वे में अगर नाइट्रोजन के साथ एल्किल ग्रुप्स लगा करके तुम सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइड्स बनाते हो तो उनका नाम भी लिखने को थोड़ा सा ध्यान देना। साइक्लिक अमाइड्स भी हो सकते हैं, जैसे CONH। डेफिनेटली ये सेकेंडरी एमाइड होगा, प्राइमरी नहीं होगा। साइक्लिक में प्राइमरी एमाइड नहीं हो पाएगा। ये C डबल बॉन्ड O और NH रिंग का लैक्टम्स कहते हैं, ठीक, लैक्टम्स। ढेर सारे हो तो लैक्टम्स, और डेफिनेटली एक होगा, एक अकेला होगा तो लैक्टम ही बोलोगे। हमने प्लूरल फॉर्म में लिखा है। इनके नाम की हम कोई फिक्र नहीं करेंगे कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है। अगर कुछ आता है तो हम स्ट्रक्चर को देख करके हैंडल करेंगे। अगर कभी कोई प्रश्न वगैरह आया कि ये कैसा कैसा रिएक्शन करेगा, तो हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे और स्ट्रक्चर को देख करके उसके हिसाब से रिएक्शन वगैरह कर ले जाएंगे। इस पर नाम की तुमसे कोई बात करी नहीं जाएगी कभी। ओके, नाउ कम टू द रिएक्शंस। रिएक्शन वाले पार्ट पर हम आते हैं। सबसे पहले हम लोग मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स को बनाने के मेथड्स के ऊपर देखो डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं, COCl, एनहाइड्राइड, एस्टर, और आज के क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो है अमाइड। तो इन सब को अगर इस OH को हटा करके NH2 लगा दें, इस क्लोरीन को हटाकर NH2 लगा दे, इस पार्ट को हटाकर NH2 लगा दे और इस पार्ट को हटाकर NH2 लगा दे, तो इन सब को इसमें बदला जा सकता है। और सच में ऐसा हो सकता है। हमको सिर्फ इतना करना है कि इन सब का रिएक्शन कराना है अमोनिया से। अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, अमोनिया अपना लोन पेयर लेकर के जाएगा, यहीं पर रिएक्शन करेगा, क्लोरीन को हटा देगा, यहीं पर जाएगा, इस पार्ट को हटा देगा, यहीं पर जाएगा, इस पार्ट को हटा देगा और जा करके CONH2 बन जाएगा। ये रिएक्शन सब लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े भी। जब हम लोग एस्टर्स पढ़ रहे थे तब भी अमोनिया का रिएक्शन एस्टर से पढ़ा था, एनहाइड्राइड्स पढ़ रहे थे तब भी अमोनिया का रिएक्शन पढ़ा था एनहाइड्राइड के साथ हुआ है। तो इन रिएक्शंस को हम अच्छी तरह से अब जानते हैं, ऐसा नहीं कि तुम नहीं जानते हो। तो इन सब को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे, अमोनिया जाएगा यहाँ पर, क्लोरीन को हटाएगा, अमोनिया जाएगा यहाँ पर, इस पार्ट को हटाएगा, अमोनिया जाएगा यहाँ पर, इस पार्ट को हटाएगा और अमाइड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी ये चीज़ होगा कि अमोनिया जाएगा यहाँ पर और इस पार्ट को हटाएगा और ये NH2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इन चारों को हम लोग अमाइड्स में बदल सकते हैं। इन तीनों में थोड़ा आसान है, ठीक, इजी। जस्ट मिक्स विथ अमोनिया, जस्ट मिक्स विथ
अमोनिया अमोनिया के साथ मिलाओ एंड जस्ट गिव सम टाइम। एसिल क्लोराइड तो हम लोग जानते हैं बहुत रिएक्टिव है, तो तुरंत ही काम हो जाएगा। एनहाइड्राइड्स में भी तुरंत काम हो जाएगा। एस्टर्स में 1-2 घंटे लग सकते हैं। तो अगर जरूरत नहीं, सारे रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पर आसानी से हो जाएंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक, डिफिकल्ट क्यों होगा? लेट अस गो इनटू दैट, समझते हैं जरा। अब जैसे एसिल क्लोराइड के साथ ही चलो देखते हैं। तो देखो, एसिल क्लोराइड के साथ तुमने अमोनिया का रिएक्शन कराया, तो अमोनिया यहाँ पर गया, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश की, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी तरफ लिया। फिर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रिटर्न भी कर देगा, मतलब इसको कुछ नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड जैसा का तैसा, और क्लोरीन यहाँ से निकल गया। सो यू हैव RCO NH और इस पर प्लस का चार्ज, और फिर प्लस के चार्ज को हटाने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया। सो यू हैव RCO NH2 एंड देखो एक Cl माइनस भी निकला था, तो H प्लस और Cl माइनस को मिला दे तो HCl। तो बैलेंस्ड इक्वेशन अगर हम तुम्हारे लिए हम लिखे, तुम लिखेंगे RCO Cl प्लस अमोनिया गिव्स यू RCO NH2 प्लस HCl। और ध्यान देना, HCl एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है और इधर अमोनिया बेस है, तो HCl जैसे ही बनेगा अमोनिया से दोबारा रिएक्शन करेगा। सो HCl प्लस अमोनिया गिविंग यू NH4Cl। तो अमोनिया इसमें 1 मोल लेकर के चलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर रिएक्शन बीच में अटक जाएगा। अमोनिया का 2 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो HCl बना है ये अमोनिया के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा। तो अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल एसिल क्लोराइड के साथ, अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल HCl के साथ, तो अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल चाहिए। बैलेंस दोनों को जोड़ करके लिखते तो इस वे में लिखना ज़्यादा बेटर होगा। ये RCOCl प्लस 2 अमोनिया, दे आर गिविंग यू RCO NH2 प्लस NH4Cl। तो इस तरह से लिख करके हम लोग देख सकते हैं कि 2 अमोनिया, एक अमोनिया यहाँ कंज्यूम हुआ और एक अमोनिया NH4Cl बनाने में कंज्यूम हुआ। फिलहाल हम लोग रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन आसान है। इसने यहाँ रिएक्शन किया, क्लोरीन निकला और रिएक्शन आसानी से चलता चला गया। अमोनिया 1 मोल चाहिए कि 2 मोल चाहिए वो तो दूसरी बात है, बट रिएक्शन इज़ ईजी, रिएक्शन आसानी से होता चला जाएगा। सिर्फ दोनों को मिलाने की देर है, मिलाया नहीं कि रिएक्शन हुआ नहीं। इसी तरह से एनहाइड्राइड्स में और एस्टर्स में भी सेम ऐसा ही होता चला जाएगा। उन सब में भी 2 मोल अमोनिया चाहिए, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। सोचना तुम कि 1 मोल अमोनिया चाहिए कि 2 मोल अमोनिया चाहिए। यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनेगा क्या वो फिर से अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, तो यस 2 मोल अमोनिया चाहिए। नहीं रिएक्शन कर रहा है तो 1 ही मोल अमोनिया में काम बन जाएगा। सो ये हुई अपनी बात आसान वाली। कठिन वाली बात, कठिन क्यों हो जाता है? तो ये देखो, हमने बनाया तुम्हारे लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिख दिया तुम्हारे लिए अमोनिया। रिएक्शन कठिन क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एसिड, ये बेस, ये H प्लस इसको दे देगा, H प्लस इसको दे देगा, तो इसके पास लोन पेयर है। ध्यान देना, इसको हम ऐसे लिखते हैं O सिंगल बॉन्ड H, ये अपना लोन पेयर H को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन O के पास चला जाएगा। सो इन दोनों ने जो रिएक्शन किया वो रिएक्शन यहाँ पर नहीं हुआ, कार्बोनिल ग्रुप पर नहीं हुआ, इस हाइड्रोजन पर हो गया। और ये हुआ एसिड और ये हुआ बेस, ये बन गया सॉल्ट। तो सॉल्ट बनने की वजह से अमोनिया यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा? इसको खूब गर्म करो। ठीक, कहते हैं ना पीटने से तो भूत भी मान जाते हैं, तो इसको भी खूब पीटो, खूब गर्म करो। तो गर्म करोगे तो जो अमोनिया इसको पकड़ लिया इधर से 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो, इधर से छोड़ करेगा, देन यू विल हैव RCO NH2 प्लस H2O। इसीलिए रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाता है कि जब दोनों आपस में मिलते हैं तो सबसे पहला रिएक्शन एसिड बेस हो जाता है, सॉल्ट बन जाता है। फिर उसको पीटो, मतलब उसको अच्छे से गर्म करो। जब गर्म करोगे तब तुम देखोगे ये सॉल्ट ब्रेक होगा, अमोनिया इसमें से वापस निकलेगा, निकल करके फिर यहाँ पर रिएक्शन करेगा। सो दिस वे। ठीक, चलो, तो
सपोज हमारे पास फिर से वही सारी चीज़ें हैं, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिल क्लोराइड है, एनहाइड्राइड है और एस्टर है। इन सबको हमने किससे रिएक्शन कराया? तो इन सबको हमने रिएक्शन कराया अमोनिया से। अपने को क्या मिला? R। यह रिएक्शन आसान था, यह रिएक्शन मुश्किल था। अगर हम चाहते हैं कि इससे सेकेंडरी अमाइड बना ले भाई, RCONH R- जैसा कुछ बना ले, तो हमें यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हमें R-NH2 मतलब अमोनिया की जगह प्राइमरी अमीन लेकर के चले, अमोनिया अपना लोन पेयर लेकर के जाएगा, रिएक्शन करेगा और अपनी बारी वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो सेकेंडरी अमीन भी यहाँ से सेकेंडरी अमाइड भी यहाँ से बनाया जा सकता है। इवन हम चाहे कि टर्शियरी अमाइड बना ले जाए, RCON R- एंड R-, तो फिर से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो। इसके पास लोन पेयर रहेगा ही रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा और बाकी एक R- होगा, एक R-, होगा। लोन पेयर से जाकर के रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन को हटा देंगे, तो इस पार्ट को ले जाकर के इसके साथ जोड़ दो तो टर्शियरी अमाइड भी बन जाएगा। तो ये सारे जो अपने हैं, स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, उनका रिएक्शन, उनके साथ अमोनिया का रिएक्शन कराओगे तो प्राइमरी अमाइड मिल जाएगा। प्राइमरी अमीन RNH2 प्राइमरी अमीन कहोगे, प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराओगे तो सेकेंडरी अमाइड मिल जाएगा। सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कराओगे तो टर्शियरी अमाइड मिल जाएगा। ठीक, ओके। एक दो और रिएक्शंस, अच्छे रिएक्शंस थोड़ा समझने की कोशिश कर। सपोज अपने पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और इसको हमने थोड़ा सा वार्म कर दिया, तो क्या बनेगा? तो हम जानते हैं कि ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ पर रिएक्शन कर और फिर ये बाहर निकल जाएगा, तो नाइट्रोजन और कार्बन को मिला करके रिंग बनाएंगे, H यहाँ से हटा देंगे, तो 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जिसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो कुछ अलग नहीं है, अमीन ग्रुप और एस्टर ग्रुप आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, अमीन और एस्टर आपस में रिएक्शन करके इस तरह से अमाइड बना ले जा रहे हैं। तो साइक्लिक अमाइड, इनफैक्ट ये रिएक्शन बहुत आसान है, ये रिवर्स रिएक्शन मुश्किल है, बहुत जल्दी से तुरंत हो जाएगा। प्लस यहाँ से CH3O और यहाँ से H, CH3OH बाहर निकल जाएगा, CH3OH जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो एक साइक्लिक अमाइड हम लोगों का बन गया है। एक ही मॉलिक्यूल में एस्टर ग्रुप और अमीन ग्रुप है, दोनों आपस में रिएक्शन करके साइक्लिक अमाइड बना रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए प्रॉपरली। एक और रिएक्शन कह दो, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसको तुम अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? ये एसिड है, ये बेस है, दोनों मिलाकर के सॉल्ट बना लेंगे और क्या बनेगा? तो O पर माइनस और NH4 पर प्लस, दोनों तरफ जो एसिड है और जो बेस है दोनों मिलेंगे और मिलकर के इस तरह से सॉल्ट बना लेंगे। फिर इस सॉल्ट को 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दो। अब क्या होगा? तो अमोनिया यहाँ से निकलेगा और निकल करके कार्बोनिल ग्रुप पर रिएक्शन करेगा और CONH2 हो जाएगा। वेरी गुड। तो जो हम लोगों ने पीछे सीखा है उसी को यहाँ पर अप्लाई कर ले रहे हैं ना, सीधे सीधे अप्लाई कर ले रहे हैं। CS पर हीट कर दो, अब क्या होगा? तो ये तो हम लोगों ने सीखा नहीं है, ये तो हम लोगों ने सीखा ही नहीं है। तो इसको भी 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो
ये नाइट्रोजन यहाँ पर रिएक्शन करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, या फिर कह सकते हो ये नाइट्रोजन यहाँ पर रिएक्शन करेगा, ये निकल जाएगा, किसी के लिए भी बोल सकते हो ये बात। तो एक रिंग बन जाएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। C डबल बॉन्ड O इधर भी, C डबल बॉन्ड O इधर भी, और एक ही नाइट्रोजन है जो दोनों तरफ कनेक्टेड है, और इसका NH2 और इसका हाइड्रोजन मिला दोगे तो बाहर निकलने वाला NH3 तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो कह सकते हो ये डबल अमाइड है, इधर से भी अमाइड है, इधर से भी अमाइड है। इस तरह के अमाइड्स को आइमाइड बोला जाता है, आइमाइड। ठीक, ये NH2 एक अकेला इंडिपेंडेंट अमाइड, तो ये अमाइड बोलते हैं। अमाइड से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आइमाइड बोलते हैं। तो इस तरह से अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में है और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराए तो इस तरह से हम आइमाइड तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे तो देखो साथ में ध्यान रखो करना क्या है, कुल मिलाकर के बस इतना करना है कि इसको यहाँ तक ले आना है। तो अमोनिया और 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे तो सब अपने आप होता चला जाएगा। फिर ये सब बीच बीच में मन में रखो, सीधे यहाँ पहुँचा दो इसको कि अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट किए तो तुम आइमाइड तक पहुँच गए, दैट्स ऑल। तो इस वे में कुछ और भी बेहतरीन रिएक्शंस हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट मेथड, कन्वर्जन ऑफ एल्किल साइनाइड्स टू अमाइड्स। अगर अपने पास साइनाइड है R को अमाइड में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 2 मेथड्स हैं जिससे हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक, दोनों पर बातें करेंगे। पहला मेथड है कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस। कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस, पहले साइनाइड के हाइड्रोलिसिस को थोड़ा सा समझते हैं, फिर कंट्रोल की बातें करेंगे। तो देखो साइनाइड में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड को ब्रेक करो, इसमें से 2 बॉन्ड को धीरे धीरे ब्रेक कर डालो। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक करोगे नाइट्रोजन पर आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसमें पानी का मॉलिक्यूल जोड़ दो तो H पर प्लस, H पर प्लस, और पानी का मॉलिक्यूल ऐसे हम लोग लिख लें H, थोड़ा ध्यान मेरा कहीं और चला गया था इसीलिए हम अटक गए थे, H पर प्लस और H पर माइनस। तो H प्लस को ला करके इसमें जोड़ दो, H माइनस को ला करके इसमें C OH डबल बॉन्ड NH। ठीक, फिर से एक बार पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओ, HOH, H पर प्लस OH पर माइनस। ठीक, ये सब हम लोग ऐसे ही, कोई मैकेनिज्म नहीं, मे भी गलत भी हो रहा हो उसकी भी हम फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कंक्लूजन इससे हम लोग बहुत सही और बहुत अच्छा निकालेंगे। तो चक्कर में मत पड़ना किसी का, तुम कोई कहे कि ये सब ऐसे कैसे हो गया तो तुम परेशान मत होना, ये हम लोगों का पर्सनल डिस्कशन है, राइट। ये किसी को बताने के लिए नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को ज़रूरत पड़े तो सॉल्व करने के लिए। तो फिर से इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, फिर से क्या होगा, नाइट्रोजन पर आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस, कार्बन के साथ एक और OH, तो ये हो गया R C OH OH, और N के साथ एक H तो था ही, एक H और भी लगा दिया जाए तो NH2। फिर से पानी का मॉलिक्यूल तोड़ो, H पर प्लस और OH पर माइनस, अब ये बॉन्ड भी ब्रेक कर दोगे, फिर से वही होगा, कार्बन पर आएगा प्लस और नाइट्रोजन पर आएगा माइनस। तो कार्बन के साथ क्या जोड़ा जाए, H प्लस जोड़ा जाए या OH माइनस जोड़ा जाए, इस पर प्लस है तो H माइनस जोड़ दिया जाए। कार्बन के साथ 3 OH प्लस, इसको एक और H मिलेगा तो ये अमोनिया हो जाएगा। तो पानी का एक मॉलिक्यूल जोड़ा, दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ा, तीसरा मॉलिक्यूल जोड़ा, तो एक प्रोडक्ट हमें ये मिला, दूसरा प्रोडक्ट कुछ ये दिखाई पड़ रहा है, तीसरा प्रोडक्ट कुछ ये दिखाई पड़ रहा है। हम हाइड्रोलिसिस को बीच में भी रोक सकते हैं ना, स्पेशली यहाँ पर देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है तो तुम कह सकते हो ये स्टेबल नहीं होगा। कार्बन के साथ जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो तुम क्या करो, इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकाल
और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCONH2 में। समझ रहे हो? एक OH हटा दो, एक H हटा दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCONH2 में। फिर यहाँ से भी तुम यहाँ जाने को सोच सकते थे कि अगर इसमें एक पानी का मॉलिक्यूल जोड़ा होता हमने, तो इधर H जोड़ोगे, इधर OH जोड़ोगे, तो अच्छा सॉरी, अभी इधर से उधर जाते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं ना, इसको इग्नोर करना, इग्नोर इट। ओके, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, 3-3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, तो भी स्टेबल नहीं होगा। इसमें से क्या करो, पानी का एक मॉलिक्यूल निकाल दो। चलो हम लोग ये वाला OH और ये वाला H निकाल देते हैं, और निकालने से क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमको ये चीज़ हम तुमको कन्वे करना चाहते थे कि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऐसे इसकी अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हम सीधा सीधा कहेंगे कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से बीच में अमाइड बनेगा और फिर फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तुम सोचो ना, यहाँ इस बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस। पानी का मॉलिक्यूल होता है HOH, इस पर होगा प्लस, इस पर होगा माइनस, तो माइनस वाला इस पर जोड़ दो, प्लस वाला उस पर जोड़ दो, तो प्लस अमोनिया टाइप का कुछ देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें, मिलेगा ना। तो इसकी हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। तो इस चीज़ को शॉर्ट में ध्यान रखना है कि साइनाइड ग्रुप जब भी रहेगा, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड मिलेगा और अमाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कभी याद रखने में परेशानी हो तो तुम ऐसा स्टेप बाय अपना पर्सनल डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन को अप्लाई कर लेना कि इस पर एक OH और ये NH, फिर पानी का मॉलिक्यूल जोड़ा, इस पर 2 OH और ये NH2, फिर पानी का मॉलिक्यूल जोड़ा तो इस पर 3 OH और ये NH3, फिर इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकाल देना तो ये हो जाएगा तुम्हारा CONH2, इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकाल देना तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइनाइड से अमाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड से अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड से अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलिसिस करते जा रहे हैं। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके अमाइड तक पहुंचा जा सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा जा सकता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहीं पर रुक जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ तक पहुँचेगा। और मेरे को कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। तो हम क्या करें, हम कैसे हाइड्रोलिसिस करें यहाँ तक पहुँचे और कैसे हाइड्रोलिसिस करें कि यहाँ तक पहुँचे। तो इट्स टू ईजी। साइनाइड को और इसमें पानी मिला दो, ठीक, HCl और वाटर, कोल्ड में रिएक्शन होने दो, गर्म वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या ले लिया हमने, सॉरी, ये साइनाइड लेकर के चलना था ना। और साइनाइड ले लो, HCl एंड वाटर, और बॉयल करो, अच्छे से गर्म करोगे तो यहाँ पर जब हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोलिसिस बीच में ही रुक जाएगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगी। इसके आगे बढ़ाना है तो फिर तुम्हें हीट करना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा। तो अगर अब तुम बॉयल करके HCl एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और कोल्ड कंडीशन में कर रहे हो तो अमाइड मिलेगा। जरूरी नहीं कि HCl लिया जाए, दूसरे एसिड्स जैसे H2SO4 भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, वो भी लिया जा सकता है जो अवेलेबल हो एट द मोमेंट। काम करते समय लैब में HCl H2SO4 दोनों ही इक्विवेलेंटली काम करते हैं। तो एसिड एंड वाटर कोल्ड कंडीशन अमाइड बन जाएगा, और साइनाइड को एसिड एंड वाटर हीट कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो एक मेथड हो गया कि साइनाइड को हाइड्रोलाइज करके हम लोग अमाइड में बदल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोलिसिस में हमें कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर तुमने गर्म कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, अमाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो तुम यहाँ रुकना चाहते हो कि यहाँ रुकना चाहते हो, इस पर ध्यान दो, उसके हिसाब से अपना टेम्परेचर एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। साइनाइड से अमाइड तक पहुँचने के लिए एक दूसरा मेथड भी है, रिएक्शन विथ अल्कलाइन H2O2 से अपने पास
साइनाइड है, इसको हमने H2O2 और NaOH थोड़ा सा हीट भी, तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हुआ क्या? तो हुआ कुछ यूँ कि देखो H2O2 जो है, जैसे इसके दो मॉलिक्यूल्स को मिला दें, ये टूटेगा, बनाएगा H2O प्लस O2। इसके टूटने से इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन होता रहता है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन होने से H2O और O2 मिलेगा, और फिर यही H2O जो है इसके ऊपर ऐड हो जाएगा तो ये CONH2 में बदल जाएगा, और इसके आगे रिएक्शन नहीं जाएगा ना। इस कंडीशन में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, हम मैकेनिज्म में भी जा सकते थे ना, लेकिन हम नहीं जा रहे। तो शॉर्ट में इसको डील कर लिया कि H2O2 जो है डिस्प्रपोर्शनेट हुआ, पानी का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन देगा, और ये पानी का मॉलिक्यूल समहाउ इस पर ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाने से ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक मैकेनिज्म इसका ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, आसान सा ही मैकेनिज्म है, लेकिन हम नहीं चाहते बताने को, आज मेरा मन नहीं बताने को। तो कभी तुम्हारे अंदर बहुत ज़ोर से मन जागेगा, बहुत ज़ोर से इच्छा जागेगी, तो तुम खोजोगे, और खोज खाज करके इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहीं ना कहीं तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। हमको भी बहुत दिनों के बाद मिला था, इसीलिए हम चाहते कि तुम भी थोड़ा खोजो। तुरंत जो है मिल जाएगा तो फिर तुमको वो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा कुछ तड़प बाकी रहनी चाहिए कि हाँ ये खोजना बाकी है। एक ऐसा रिएक्शन है जो बार बार हमको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हुआ होगा। तो इसीलिए इसका मैकेनिज्म तुम्हारे लिए छोड़ा। ओके तो ये हो गई अमाइड्स को बनाने के मेथड्स के ऊपर बात। अमाइड्स के रिएक्शंस ऑफ अमाइड्स। तो देखो दे आर वीक एसिड, वेरी वीक एसिड बोलो तो ज़्यादा बेटर है, वेरी वीक एसिड, ऑल्सो वेरी वीक बेसेस। मतलब तुम मान करके चल सकते हो कि नियरली न्यूट्रल। जैसे इनको पानी में घोल दोगे तो पीएच में कुछ खास चेंज ऐसा नहीं आएगा कि तुम बहुत एसिडिक या बेसिक मानो। कोई अमाइड ले लो, पानी में जो घुल सके, छोटा लोगे तो घुल जाएगा, बहुत बड़ा कार्बन चेन रहेगा तो नहीं घुलेगा, क्योंकि कार्बन चेन जो है वो पानी में नहीं रहना चाहता है। तो छोटे मोटे कार्बन चेन वाला अमाइड रहेगा तो पानी में इत्मीनान से घुल जाएगा, बड़े चेन वाला अमाइड रहेगा तो पानी में नहीं घुलेगा। तो ऐसा अमाइड लो जो पानी में घुल सकता है, और पीएच रिकॉर्ड करो घोलने के बाद, तो तुम देखोगे पीएच में कोई खास सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो अमाइड ग्रुप नियरली पानी में घुलने पर न्यूट्रल ही रहता है, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ने पर ये एसिड और बेस की तरह से भी काम कर सकता है। इसमें देखो यहाँ पर N के साथ हाइड्रोजन है ना, तो तुम जब H पर प्लस होगा, N पर माइनस होगा, तो यहाँ से H प्लस अपने से तो नहीं निकलेगा, लेकिन कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस आए तो इस H प्लस को यहाँ से निकाल करके ले जा सकता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करके बेस का भी काम कर सकता है। तो ये ऑक्सीजन के थ्रू अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ध्यान देना, नाइट्रोजन के थ्रू नहीं डोनेट करेगा। से बहुत बार तुम सोचोगे कि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ ऐसे ऑक्सीजन के पास पहुँच जाएगा रेजोनेंस के चलते। तो सारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ही, इसका इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास ही जा रहा है, तो ऑक्सीजन के पास सारा इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसने जमा कर दिया ऑक्सीजन के पास, कह दो ऐसा। तो ऑक्सीजन के पास ही सारा इलेक्ट्रॉन है, और जब भी सपोज H प्लस के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर नहीं देगा। इसको हम एक दूसरे वे में भी डील कर सकते हैं। सपोज अपने पास C, हम दोनों रास्तों पर चल करके देख लेते हैं। एक बार H प्लस को जो है इस ऑक्सीजन के साथ चिपका दो, तो ये हो जाएगा COH, इस पर प्लस, और ये NH2। और एक बार क्या करो, इस H प्लस को नाइट्रोजन के साथ चिपका दो। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसने अपना H इसको दिया, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर था, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया। सो RCONH3 प्लस। देखो ऑक्सीजन पर प्लस है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, पीछे से डोनेट करेगा, रेजोनेंस काम करेगा,
और रेजोनेंस काम करने से क्या होगा कि अब प्लस का चार्ज इस पर आ जाएगा, तो प्लस का चार्ज दोनों मिल करके स्टेबलाइज कर ले जाएंगे, मतलब ये दोनों मिल करके काफ़ी हैवी स्टेबिलिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसमें ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास अब कोई लोन पेयर वगैरह नहीं रहा। ये बहुत अनस्टेबल है, बहुत स्टेबल है उसकी तुलना में, तो इसीलिए रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। और यही वजह है कि ऑक्सीजन ही अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। तो तुम या तो ये स्टेबिलिटी वाला मेथड पकड़ो, या फिर पीछे जो समझाया था कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके ऑक्सीजन के पास ही जमा कर दे रहा है, तो ऑक्सीजन के पास ही सारा इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन नहीं करेगा। तो जब ये बेस की तरह से बिहेव करेगा तो ऑक्सीजन के जरिए लोन पेयर डोनेट करेगा, और एसिड की तरह से बिहेव करेगा तो यहाँ से H+ डोनेट करेगा। लेकिन ध्यान देना, ये H+ किसी भी छोटे मोटे बेस को नहीं देगा, कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तब इसको डोनेट करेगा। तो जैसे हम, चलो पहले अमाइड को कह देते हैं कि अमाइड इज वर्किंग एज बेस, इट इज वर्किंग एज बेस, और इसका रिएक्शन HCl के साथ कराना है। ड्राई HCl लोगे, ड्राई HCl मतलब HCl गैस, इसको डोनेट किया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, एंड Cl- कैटायन एनायन बना करके कुछ सॉल्ट के जैसा बन जाएगा। लेकिन अगर ये पानी के कांटेक्ट में आया तो यहाँ से वापस भी निकल जाएगा, इसीलिए पानी में नहीं रख सकते, पानी में ये बेस स्टेबल नहीं है। तो पानी में तुम, मतलब पानी में ये सॉल्ट स्टेबल नहीं रहेगा, तो पानी में ये चीज़ तुम नहीं कर सकते हो। ड्राई HCl रहेगा, HCl गैस रहेगा, और अमाइड रहेगा, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा, और जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक ऐसा पड़ा रहेगा, और पानी मिला नहीं कि ये टूट जाएगा वापस, फिर से H निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, HCl का सोल्यूशन बन जाएगा और अमाइड फ्री हो जाएगा। तो एसिड के साथ कोई बहुत खास रिएक्शन नहीं है ना, बस ऐसा रिएक्शन कि किसी तरह से H थोड़ा मिल गया और वो कभी भी वापस जा सकता है, कभी भी वापस जा सकता है। और अगर इसके अमाइड इज बिहेविंग एज, इट इज बिहेविंग एज एसिड, तो ये हाइड्रोजन का है तो एसिडिक है, टूट सकता है ये बॉन्ड H पर प्लस N पर माइनस। तो कोई बहुत एक्टिव मेटल जैसे सोडियम है, तुम जानते हो ना, सोडियम एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो C+O N पर माइनस, और उसके साथ सोडियम प्लस एक H रहेगा, दोनों H नहीं निकल सकते क्योंकि नाइट्रोजन 2 माइनस एक साथ नहीं झेल पाएगा, एंड 1/2H2। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रहे जैसे NaOH, कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगा। हो सकता है NaOH बहुत कोशिश करे तो एक आध हाइड्रोजन निकाल ले जाए, जैसे 1,00,000 2 लाख मॉलिक्यूल, इसमें से 10-5 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं। तो NaOH बहुत अपने आप में तो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इसके लिए यूजलेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस लाओ, जैसे या CH3Li, CH3 पर माइनस, लिथियम पर प्लस, Na पर प्लस, NH2 पर माइनस, Na पर प्लस, OH पर माइनस। ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन का माइनस अनस्टेबल होता है, इसलिए और ज़्यादा बेसिक और ज़्यादा रिएक्टिव है। ये यहाँ पर जाकर के रिएक्शन कर ले जाएगा, सो ये हो जाएगा RCONH, इस पर माइनस, सोडियम पर प्लस, और ये NH2 माइनस और H प्लस इसमें ला करके जोड़ दोगे तो NH3 हो जाएगा। CH3 माइनस H प्लस इसमें जोड़ दोगे तो CH4 हो जाएगा, एंड RCONLI पर माइनस, लिथियम पर प्लस। तो कुछ ही बस सब ऐसे जोड़ तोड़ वाले रिएक्शंस है ना, कोई रिएक्शन बहुत यूजफुल नहीं है, ऐसा कोई इसमें रिएक्शन है जिसको हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बस ऐसे देख रहे थे कि एसिड और बेस के साथ कैसा रिएक्शन करेगा। तो मतलब एसिड के साथ भी रिएक्शन बड़ा मुश्किल था, और बेस के साथ भी रिएक्शन बड़ा, कम से कम एसिड बेस रिएक्शन, हमारे पास बहुत सारे एसिड है, बहुत सारे बेस है जो आसानी से भी काम करते हैं, तो क्यों इतना मुश्किल एसिड और क्यों इतना मुश्किल बेस लेकर के रिएक्शन करना। तो जस्ट आई विश टू कन्वे यू कि ये रिएक्शंस आसान नहीं है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हमको लेकर के चलना पड़ा, और सब स्ट्रॉन्ग बेसेज जो थे इतने सस्ते में नहीं मिल पाते। जितना स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा उतनी मुश्किल से, उतनी कठिनाई से, उतने महंगे में, उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा एफर्ट लगा करके
तुमको मिलेगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसेस को बचा के रखना भी मुश्किल होता है ना, वो इधर उधर किसी न किसी चीज़ से रिएक्शन करके अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। जैसे सोडियम होता है, जानते हो ना, बहुत रिएक्टिव मेटल है, उसको केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। तुम ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ दोगे तो सोडियम अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यही हाल इन स्ट्रॉन्ग बेसेस का भी है कि इतने स्ट्रॉन्ग है कि इनको एटमॉस्फेयर से बचा करके एकदम बिल्कुल बॉक्स में बंद करके एयर टाइट रखना पड़ता है ताकि ये किसी और से रिएक्शन ना कर जाए। तो ये सब बहुत ही टेढ़े टेढ़े रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये सब बेसिस इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, और इसी वजह से जब करने की बारी आती है तो अवॉइड करते हैं। ओके, अब काम की बात। एनहाइड अमाइड्स का न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन ऑन अमाइड्स। तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, आकर के यहाँ पर रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर इलेक्ट्रॉन देगा, ये निकल जाएगा और कुछ यू रिएक्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन ध्यान देना, ये रिएक्शन भी इस बार आसान नहीं है इस NH2 की वजह से। NH2 दो काम कर रहा है। एक तो जैसे इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है। इस पर जितना ज़्यादा प्लस रहेगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल के साथ ये रिएक्शन करेगा। डेल्टा प्लस जितना ज़्यादा रहेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ आसानी से इसको लोन पेयर डोनेट करेगा। लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या होगा, इसका ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब निकल करके भागने की बारी आएगी तो NH2 माइनस बहुत अनस्टेबल होता है, निकल कर भाग भी नहीं पाएगा। तो इन दो वजहों से, एक तो यहाँ NH2 ने डेल्टा प्लस को भी कम कर रखा है, न्यूक्लियोफाइल को आने में बड़ी परेशानी हो रही है, ये निकल करके भी नहीं भाग पा रहा है। तो दोनों वजहों से इस तरह के रिएक्शंस जो है दे आर वेरी डिफ़िकल्ट। अमाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन के उतने एग्जाम्पल्स हम नहीं देखेंगे जितने एग्जाम्पल्स हमने पिछले 3 कंपाउंड्स में, 3 फंक्शनल ग्रुप्स में देखे हैं। एसिल क्लोराइड में देखा था, एनहाइड्राइड में देखा था, एस्टर्स में देखा था। यहाँ पर उतने रिएक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। एंड वन एंड ओनली, केवल और केवल एक ही रिएक्शन हमको पढ़ना है, अमाइड्स की हाइड्रोलिसिस। CONH2 हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कह दो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। तो हाइड्रोलिसिस में तुम ऐसे सोचो ना कि HOH, H पर प्लस OH पर माइनस बॉयल करना पड़ेगा तब हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस आसान नहीं है, NH2 ने रिएक्शन को डिफ़िकल्ट बना रखा है। तो बॉन्ड ब्रेक होगा एंड इस पर माइनस, इस पर प्लस, H प्लस ले जाकर इसमें जोड़ दो, H माइनस ले जाकर इसमें जोड़ दो। सो इस तरह से हम अपने मन में बिना मैकेनिज्म में जाए हुए सोच सकते हैं कि ये बनेगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सोच सकते हो कि ये बनेगा। लेकिन चूंकि ये अमोनिया एक बेस और HCl एक एसिड है, इसलिए अमोनिया और HCl आगे मिला करके NH4Cl बन जाएंगे। तो ठीक है, तुम पहले ऐसे सोच लो कि यहाँ तक पहुँचे फिर ये इसमें पहुँच गया। तो एक्चुअल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। ध्यान देना। और तुम इस वाले रिएक्शन में आओ, पानी के साथ रिएक्शन करा के यहाँ तक सोच लिया। अब ये इसको सही करते हैं। हाइड्रोलिसिस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना और अमोनिया बन गया। तो पानी के साथ रिएक्शन करा के यहाँ तक सोच लिया। अब देखो, ये एसिड और ये NaOH बेस, तो ये दोनों रिएक्शन करने से मानेंगे नहीं। एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट बन जाएगा, RCOONA। तो अमोनिया मिलेगा और ये सॉल्ट मिलेगा। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया का अमोनियम सॉल्ट, और बेसिक हाइड्रोलिसिस से अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ सोडियम, पोटेशियम, जो भी तुम यहाँ पर बेस लेकर के चलते हो। NaOH लिया है तो सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम के साथ हाइड्रोक्साइड एक KOH है तो पोटेशियम सॉल्ट मिल जाएगा। तो इसी रिएक्शन को अगर तुम और बेटर वे में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, देखिए, RCONH2 प्लस H2O प्लस HCl, और इन सब ने मिलकर के बनाया क्या, RCOOH प्लस NH4Cl। ठीक, ये रखेंगे कि इसमें पानी जोड़ा तो यहाँ तक पहुँचे, फिर अमोनिया से NH4Cl बन गया। और दूसरों को दिखाने के लिए कि ठीक है हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हम सीधा ऐसे लिखना जानते हैं।
मन में यही चलता रहेगा, यही सोच करके लिखेंगे। जब भी हम ये लिखते हैं ना तो ये चीज़ सोच करके ही कहीं ना कहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधा इसको याद करके आए कि ये लिख दिया। हम अगर कहीं बहुत एक्सपर्ट वे में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि ये दोनों रिएक्शन करेंगे, अमाइड है और HCl का सोल्यूशन है और रिएक्शन होगा, तो सीधे हम ये लिखेंगे। हम ये सब लिख करके किसी और को नहीं दिखाएंगे। जो ज़्यादा बहुत एक्सपर्ट बनेगा और हमसे पूछेगा तो हम फटाफट ये लिख करके बता देंगे। अदरवाइज़ किसी को समझाना है, या कम से कम अपने आप को तो समझाना पड़ता है ना, किसी को समझाना पड़े ना पड़े अपने आप को तो समझाना पड़ता है। अपने आप के लिए है तो हम हमारे अंदर यही चलता है कि ये टूटा तो ये बना, फिर इसमें से ये होकर कैसे बना, फिर मैकेनिज़्म भी ज़रूरत पड़े तो लिखेंगे दिखेंगे। ओके, सेम वे ये रिएक्शन हम सोचे अपने आप के लिए तो ऐसे सोचते चले जाए, और कहीं बहुत एक्सपर्ट वे में लिखना है तो हम बस इतना लिख दें कि ये रहा तुम्हारा अमाइड, और अमाइड का रिएक्शन H2O और NaOH, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, देखो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसके साथ साथ वाटर भी तो बनेगा, तो वाटर इधर खर्च हुआ, वाटर उधर बना, मतलब वाटर कैंसिल, तो वाटर यहाँ पर इक्वेशन में दिखाई नहीं पड़ेगा। सो RCO ONA प्लस अमोनिया, तो एसिड की जगह एसिड का सोडियम सॉल्ट, और अमोनिया तो अमोनिया ही रहेगा, क्योंकि अमोनिया भी बेस है, NaOH भी बेस है, तो अमोनिया और NaOH आपस में रिएक्शन तो नहीं कर सकते थे ना। यहाँ पर अमोनिया एसिड था और HCl बेस था, दोनों मिलकर के NH4Cl बना ले जा रहे थे। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन ऐसा लिखा जाता है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस का बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसा लिखा जाता है। और स्टेप बाय स्टेप अपने आप को समझाना हो तो ये रास्ता और ये रास्ता, इस रास्ते का यूज करोगे तो इसको ज़्यादा बेटर समझना है। तो सिर्फ जोड़ तोड़ करके लिखने की बात है, वो कोई मुश्किल काम नहीं, तुम कर ले जाओगे। ये हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस भी पढ़ लिया। एक दो और रिएक्शंस हैं, डिहाइड्रेशन, इसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दो, ये H2 और ये O दोनों को निकाल दो, तो क्या हो जाएगा RCN प्लस H2O। साइनाइड में वाटर जोड़ते हो तो इधर चले जाते हो, ध्यान देना। साइनाइड का रिएक्शन जब पानी से कराते हो तो ये इसमें बदल जाता है, और इसमें से पानी निकालते हो तो ये इसमें बदल जाता है। फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं, लेट अस फोकस ओवर दिस ओनली। तो ये अमाइड है, अमाइड में से पानी का मॉलिक्यूल निकाला, ये बन गया। पानी का मॉलिक्यूल निकालने के लिए या तो हम SOCl2 के साथ हीट कर दें, या फिर P2O5 के साथ हीट कर दें। P2O5 बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी खींच करके बाहर निकाल सकता है। SOCl2 भी इस मौके पर काम आएगा। तो के साथ बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना पसंद करेंगे हम तुम्हारे लिए, NH2 प्लस SOCl2 RCN प्लस HCl प्लस SO2 बन जाएगा। क्या इसका ऑक्सीजन निकलेगा तो ये SO2 बन जाएगा, और 2 क्लोरीन है तो 2 HCl। ठीक, इस तरह से दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl, और ये ऑक्सीजन और SO मिलकर के SO2 बना करके ये सब बाहर, और ये साइनाइड मिल गया। और P2O5 के साथ कुछ बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, बस सीधा कहो कि P2O5 पानी को पी गया और बन गया साइनाइड। तो अमाइड्स के डिहाइड्रेशन से उसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकालते हुए तुम साइनाइड तक भी पहुंच सकते हो। अमाइड्स का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, रिएक्शन विथ एल। तो देखो अपने पास कोई अमाइड है, इसका रिएक्शन LiAlH4 के साथ कराएंगे तो क्या होगा। तो जैसे हम लोगों ने एसिल क्लोराइड में पढ़ा था, ठीक, एसिल क्लोराइड था, एस्टर था, एनहाइड्राइड था, कह देते हैं ये ग्रुप Y और Y, तो RCOY, Y की जगह क्या है, या तो ये है या तो ये है या तो ये है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब रिएक्शन करता था तो क्या होता था, H माइनस गया यहाँ पर रिएक्शन करेगा, पहले तो ये Y निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा RCOH, फिर से H माइनस दोबारा गया, फिर क्या हुआ यहाँ पर, फिर ये इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो R O पर माइनस H और H, और फिर इसको H प्लस दे दिया जाएगा, पानी वानी मिला देंगे, कुछ HCl वगैरह मिला देंगे तो इसको H मिल जाएगा।
तो तुम सीधे यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते थे। तो चाहे इसका रिडक्शन करो, चाहे इसका रिडक्शन करो, चाहे इसका रिडक्शन करो, तीनों का रिडक्शन, ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, हम यहाँ रिडक्शन ही लिख देते हैं कि रिडक्शन कर रहे हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करने के काम आता है। तो इन तीनों में से किसी का भी रिडक्शन करो, जो रिएक्शन होगा वो यही होगा। ये जो Y है पहले स्टेप में निकल जाएगा, डेफिनेटली निकलने का मैकेनिज्म लिखोगे इलेक्ट्रॉन इसने लिया, फिर वापस किया, फिर ये यहाँ से निकला। तो मैकेनिज्म वाइज भी लिख सकते हो और सीधे भी कह सकते हो कि चलो Y को हटाओ यहाँ से, अपना एक्सपीरियंस यूज करो, कहो Y को हटाओ। Y को हटाया, H लगाया, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड ने दोबारा H माइनस से रिएक्शन किया, तो अब अल्कोहल की तरफ तुम पहुँच गए। NH2 CONH2 में क्या होता है, ये NH2, ठीक, जैसे ये निकल कर जाने को तैयार है, ये निकल कर जाने को तैयार है, ये निकल कर जाने को तैयार है, ये निकल कर जाने को तैयार नहीं है। और जब ये निकल कर जाने को तैयार नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन को निकल करके जाना होगा, और ऑक्सीजन पूरी तरह से निकल जाएगा और बन जाएगा RCH2NH2। तो बाकी सबसे इसका बिहेवियर अलग है। इसका रिडक्शन करोगे तो ये नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन पूरी तरह से निकल जाएगा, RCH2NH2 अमीन तुमको मिलेगा। इसी तरह से अगर सेकेंडरी अमाइड रहे, से CON, यहाँ पर कुछ CH3 और CH3 लगा दो, इसका रिएक्शन करा दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, ध्यान देना ये नहीं निकलेगा, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। सो RCH2 NCH3 एंड CH3। तो ये जो है अमाइड्स का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन बाकी सबसे अलग है। बाकी सब में रिडक्शन करा के अल्कोहल बनाते थे, यहाँ पर अमीन बना है। रिएक्शन विथ HNO2, अमीन्स के साथ हम लोगों ने HNO2 का रिएक्शन कराया था, तो ये ROH हो गया था प्लस N2 प्लस H2O। कहीं ना कहीं ये रिएक्शन कराया होगा, जैसे अल्कोहल को बनाने का मेथड में रिएक्शन हमने तुम्हें पढ़ाया होगा, नहीं भी पढ़ाया होगा तो अब जान लो कि एल्किल अमीन HNO2 के साथ रिएक्शन करता है तो ROH बन जाता है। वैसे ही अमाइड, जब अमाइड का रिएक्शन तुम HNO2 के साथ कराओगे तो ये इसके बदले में OH आ जाएगा, सो इट गोज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस बैलेंस करोगे तो N2 प्लस H2O लिख करके ख़त्म करोगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमाइड्स का हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन या फिर हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन। उसको हम अगले क्लास के लिए रिजर्व करते हैं। उसमें मैकेनिज्म है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, बहुत सारी बातें हैं जो हम इत्मीनान से करना पसंद करते हैं। ठीक, आज हमारे ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है तो आज के क्लास में उस रिएक्शन को नहीं करेंगे। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अमाइड्स पर नियरली डिस्कशन हमने, ब्रोमामाइड रिएक्शन जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।